बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ पोल्ट्री की एक बहुत ही फेमस डिज़ीज़ है उसको शेयर करूंगा, जिसे हम न्यू कैसल डिज़ीज़ या फिर रानीखेत की बीमारी भी कहते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस बीमारी को हम न्यू कैसल डिज़ीज़ या फिर रानीखेत की बीमारी क्यों कहते हैं। इस बीमारी का जो एजेंट है हमारे पास, काजेटिव एजेंट या फिर जिसको हम कहते हैं किस वजह से बीमारी होती है, उसके बारे में बताऊंगा। इसकी जो साइन एंड सिम्टम्स हैं या फिर जो इस बीमारी के अंदर अलामात आती हैं वो बताऊंगा। इसके अंदर जो पोस्टमार्टम जो लीनियंस हैं या फिर जिसे हम कहते हैं कि जब हम बर्ड को ओपन करते हैं तो उसके बाद हमें कौन से साइन मिलते हैं जिसकी बेस पे हम कहते हैं कि इसको ये न्यू कैसल डिज़ीज़ या फिर रानीखेत है। इसके बाद इस बीमारी की जो ट्रीटमेंट या कंट्रोल है वो बताऊंगा कि इसके अंदर हम ट्रीटमेंट और कंट्रोल क्या कर सकते हैं, इस बीमारी को किस तरह हम इसका इलाज कर सकते हैं। इस बीमारी के इलाज के बाद हम बात करेंगे कि इस बीमारी की जो वैक्सीन है या जिसको हम कहते हैं कि इसकी प्रिवेंशन के तौर पे हम वैक्सीन करते हैं कि ये बीमारी हमारे शेड के अंदर ना आए, तो वो वैक्सीन कितनी किस्म की हैं और वैक्सीन किस किस दिन के ऊपर हम वैक्सीन कर सकते हैं। तो इसका वैक्सीन स्केड्यूल है कंप्लीट, वो एंड पे वीडियो को शेयर करेंगे, तो हम आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसको न्यू कैसल डिज़ीज़ या फिर रानीखेत की बीमारी क्यों कहते हैं। इस बीमारी को न्यू कैसल डिज़ीज़ या फिर रानीखेत इसलिए कहते हैं कि जो हमारे पास 1926 के अंदर या 1926 के अंदर जो जावा एक सिटी है इंडोनेशिया का, उसके अंदर ये बीमारी सबसे पहले रिपोर्ट हुई थी। और साथ ही न्यू कैसल जो इलाका है या सिटी है इंग्लैंड का, वहाँ ये बीमारी फर्स्ट टाइम रिपोर्ट हुई थी। तो इसलिए हम इसको न्यू कैसल कहते हैं। और जहाँ तक रानीखेत की बात है नाम की, तो इसलिए हम कहते हैं कि 1928 के अंदर या 1928 के अंदर रानीखेत एक इलाका है इंडिया का, तो वहाँ ये बीमारी आई थी। इसकी बेस पे हम कहते हैं कि ये रानीखेत है। न्यू कैसल डिज़ीज़ या फिर रानीखेत की जो ये बीमारी है, ये एक वायरल डिज़ीज़ है और ये एक वायरस की वजह से होती है। और इस वायरस का जो नाम है वो है एवियन पैरामिक्सो वायरस टाइप 1। और इस वायरस के आगे 4 स्ट्रेन्स हैं, मतलब इस वायरस के अंदर कुछ तब्दीली होके तो ये वायरस 4 किस्म के बन जाते हैं जो कि उस लिहाज से बीमारी पैदा करते हैं। तो सबसे पहले जो स्ट्रेन है वो है वेलोजेनिक स्ट्रेन, जो कि हाई जो सीवियर डिजीज़ काज करती है और जिससे मोर्टेलिटी रेट है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है। और उसके बाद है मिजोजेनिक स्ट्रेन है, इसके बाद है लेंटोजेनिक और इसके बाद है एसिम्टोमेटिक। इस बीमारी में 4 तरह के सिस्टम जो है वो इफेक्ट होते हैं। सबसे पहले जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, दूसरा सिस्टम जो है वो है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम, और तीसरा नर्वस सिस्टम है, और चौथा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। अब ये वायरस जिस सिस्टम को इफेक्ट करेगा उसी तरह के हमें साइन शो होंगे। अब अगर ये वायरस रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट करता है तो हमें जितने भी सांस के मसाइल हैं वो सारे देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर नाक से पानी आता है मुर्गियों के। उसके बाद जो मुर्गियाँ वो जो अपनी गर्दन खींच के सांस लेती हैं और उनको मुश्किल सांस आता है। इसके साथ ही अगर ये जो सिस्टम है ये गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम को या जीआईटी सिस्टम को इफेक्ट करता है तो हमें जो है ग्रीनिश डायरिया देखने को मिल सकता है, यानी हम बर्ड को मोशन लग जाएंगे। तो इसके साथ ही जो बर्ड है वो खाना पीना छोड़ देंगे। अगर ये जो वायरस है ये नर्वस सिस्टम को इफेक्ट कर रहा है तो हमें ये साइन देखने को मिलेंगे कि जो बर्ड है उसकी जो गर्दन है वो मुड़ जाएगी, जिसे हम टॉर्टिकुलस कहते हैं। तो और उसके बाद जो नेक और जो उसकी लेग्स हैं, गर्दन और जो टांगों के अंदर हमें झटके देखने को मिलेंगे, यानी जर्किंग मूवमेंट्स मिलेंगे हमें नेक के अंदर और लेग्स के अंदर। तो ये नर्वस सिस्टम को इफेक्ट किया वायरस, इस वजह से ये हमें साइन देखने को मिलता है। और अगर ये वायरस रिप्रोडक्टिव सिस्टम को इफेक्ट करता है तो हमें ये साइन देखने को मिलेगा कि शेड के अंदर जो एग प्रोडक्शन है वो ड्रॉप हो जाएगी, कि मतलब जो अंडों की प्रोडक्शन है वो स्टॉप हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि इस डिज़ीज़ की या इस बीमारी की जो अलामात हैं या साइन एंड सिम्टम्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो उसमें सबसे पहले जो है बर्ड को जो बुखार होगा, साथ ही वो खाना पीना छोड़ देगा। इसके साथ ही जो है वो नाक से पानी आना शुरू हो जाएगा। उसकी जो कलगी है और जो चोंच का इर्द गिर्द का एरिया है वो सारा सूज जाएगा, जिसे हम कहते हैं फेस स्वेलिंग। इसके साथ ही जो है वो जो उसकी जो कलगी है उसकी जो रंग है वो नीला होना शुरू हो जाएगा, यानी साइनोसिस ऑफ कॉम्ब एंड वाटल मिलेगी। इसके साथ ही जो है वो आँख की पुतली है उसकी सुर्ख हो जाएगी, आंखें जो है लाल हो जाएंगी, और उसकी जिसे हम कहते हैं कंजक्टिवाइटिस। और साथ ही जो है बर्ड को सांस लेने मुश्किल होगी, तो उसकी वजह से जो सांस लेने के दौरान उसकी आवाज़ें भी आ सकती हैं। और जो बर्ड है वो अपनी नेक को या गर्दन को अपनी एक जगह मार भी सकता है। और उसके साथ ही जो हमें मिलेगा देखने को वो है ग्रीनिश डायरिया, जिसे हम कहते हैं कि जो सब्ज रंग की जो है वो बर्ड बीठे कर रहा है, या ग्रीनिश ड्रॉपिंग्स हमें देखने को मिलेंगी। तो इसके साथ ही जो है जो ड्रॉप्ड विंग्स हैं, कि जो उसके दोनों पर होंगे वो नीचे की तरफ झुका लेगा, परों को पर छोड़ देगा अपने, तो इसे हम कहते हैं ड्रॉप्ड विंग्स। और जो टॉर्टिकुलस है वो है एक नर्वस साइन है जिसके अंदर ये देखने को मिलता है कि जो उसकी जो गर्दन है वो गर्दन मुड़ जाती है, या गर्दन बिल्कुल कमर के साथ लग जाती है, जिसे हम कहते हैं टॉर्टिकुलस या ओपिस्थोटोनस।
इसके साथ ही हमें जो साइन देखने को मिलेगा वो है जर्किंग मूवमेंट्स ऑफ नेक एंड लेग्स, मतलब गर्दन और जो उसकी टांगें हैं उसके अंदर आपको एक झटके महसूस होंगे और जो बर्ड है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकेगा। ठीक है, उसके साथ ही जो हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि बर्ड पानी नहीं पी रहा, उस वजह से डिहाइड्रेशन होगी। और एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो है ये कि इस डिज़ीज़ के अंदर जो मोर्टेलिटी रेट है वो 100% तक जा सकता है। आप ये वीडियो में देख सकते हैं कि जो बर्ड है इसके अंदर आपको ग्रीनिश ड्रॉपिंग मिलेंगी। आप सब्ज़ कलर की जो बीटें देख सकते हैं शेड के अंदर। तो ये जो सब्ज़ रंग है वो इस वजह से आता है क्योंकि जब भी कोई भी परिंदा खाना पीना छोड़ देता है तो उसकी वजह से जो उसका लीवर है वो बाइल बनाता है, तो वो बाइल जो है वो ड्रॉपिंग से आना शुरू हो जाता है जो कि इंडिकेट करता है कि बर्ड जो है वो ऑफ फीड है, मतलब वो बर्ड ने कुछ भी खाया पिया नहीं है। ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो जो चूज़ा है इसने इसके ड्रॉप्ड विंग्स हैं और डिप्रेशन की हालत के अंदर है ये, और इसके जो दोनों पर हैं वो उसने जिस्म से छोड़े हुए हैं। तो ये भी अलामत है कि जो आपका परिंदा है ये बीमार है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स की, कि अगर आप बर्ड आपको कोई मोर्टेलिटी हुई है और आप बर्ड को खोलते हैं, ओपन करते हैं, तो आप बर्ड के अंदर कौन से साइंस देखेंगे जिसकी वजह से आप डायग्नोज करेंगे कि ये एंडी न्यूकासल डिजीज़ या फिर रानीखेत की बीमारी है। तो सबसे जो अहम जो है इस बीमारी के अंदर जो सबसे अहम जो साइन है वो है हेमरेजेस ऑन प्रोवेंटिकुलस, कि जो प्रोवेंटिकुलस का एरिया है वो उसके अंदर आपको हेमरेजेस मिलेंगे। और जो दूसरा जो उसके अंदर साइन है वो ये है कि जो बटन अल्सर्स मिलेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। आप जब इंटेस्टाइन को उसकी सिरोजल सर्फेस से देखेंगे, बाहर की सर्फेस से देखेंगे, तो आपको उसके अंदर गोल गोल बटन अल्सर्स मिलेंगे, बटन की शेप के गोल गोल। तो अगर आप उसको इंटेस्टाइन को काटेंगे, दरमियान से खोलेंगे, तो आपको इंटेस्टाइन के अंदर भी आपको बिल्कुल बटन लाइक उसके अंदर आपको जो है अल्सर्स मिलेंगे। तो थर्ड जो इसके अंदर है वो जो सिकल टॉन्सिल्स हैं हमारे पास, जो सिका के जंक्शन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम कहते हैं सिकल टॉन्सिल्स, इसके ऊपर भी आपको इसके अंदर जो आपको हेमरेजेस मिलेंगे। इसके साथ ही जो है वो जो दूसरे साइन मिलते हैं जो कि दूसरी और डिजीज़ में आपको मिल सकते हैं, वो हो सकते हैं कि जिसमें हेमरेजेस और कंजेशन हो ट्रैके के अंदर, जिसके हम ट्रैकेटिस भी कहते हैं। और उसके साथ ही अगर आप एयर सैक को देखेंगे तो उसके अंदर भी आपको एयर सैकुलाइटिस मिलेगी। ये आप देख सकते हैं कि ये प्रोवेंटिकुलस शो हो रहा है वीडियो के अंदर, और इसको आप प्रोवेंटिकुलस को जो आप ओपन किया है तो उसके अंदर आपको हेमरेज नज़र आ रहे हैं, सफ़ेद किस्म के रेड रेड एरिया नज़र आ रहा है जिसे हम हेमरेज कहते हैं। और ये न्यूकासल डिजीज़ का जो है एक इंपॉर्टेंट साइन है, हेमरेज ऑन प्रोवेंटिक। और ये आपने जब इंटेस्टाइन को ओपन करेंगे तो उसके अंदर आपको इंटेस्टाइन की जो उसकी मिकोजल सरफेस है उसके ऊपर आपको जो है बटन अल्सर्स शो हो रहे हैं वीडियो के अंदर, आप देख सकते हैं, जो कि जो न्यूकासल डिजीज़ है उसका एक पैथोग्नोमोनिक लीजन्स है। इस पिक्चर में आप क्लियर देख सकते हैं कि ये जो हमने इंटेस्टाइन को जो दरमियान से काटा है तो आपको ये गोल सा आपको एक चीज़ नज़र आ रही है जिसे हम कहते हैं बटन अल्सर्स। ये न्यूकासल डिजीज़ का सबसे इंपॉर्टेंट साइन है जो कि बटन अल्सर्स हैं। ये आप पिक्चर में देख सकते हैं कि जो ड्यूडेनम का पोर्शन है इसको हमने दरमियान से कट किया है, तो आप इंटेस्टाइन के अंदर जो है वो हेमरेज देख सकते हैं। और इसके पेयर पैचेस भी आप देख सकते हैं कि जो जो लो जो इसके अंदर इम्यूनिटी ड्रॉप हो गई है उसके पेयर पैचेस भी आप वीडियो में देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसकी ट्रीटमेंट के ऊपर। ट्रीटमेंट के अंदर हमारे पास इसके अंदर, क्योंकि ये वायरल डिजीज़ है, इसका ऐसा कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है जो कि वायरस को किल कर सके, लेकिन इसके अंदर हम 7 सपोर्टिव इस तरह की मेडिसिन यूज़ करवाएंगे जिससे आपकी मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत कम हो सके और बर्ड है वो जल्द रिकवर हो सके इस डिज़ीज़ से। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि मैग्नीशियम सल्फेट से, जो कि मैगसल्फ के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। तो इसके अंदर आप जो मैग्नीशियम सल्फेट है वो यूज़ करवा सकते हैं। ये नॉर्मली यूज़ होता है 1 ग्राम 1 लीटर के हिसाब से, लेकिन या आपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, आपकी डिज़ीज़ की सीवियरिटी के लिहाज से इसकी डोज एडजस्ट होगी, तो आपने सबसे पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना है लाजमी। दूसरे नंबर पे हम यूज़ करते हैं इस डिज़ीज़ के अंदर प्रोबायोटिक्स, जो कि मेडिकल स्टोर्स पे एनफ्लोर के नाम से अवेलेबल होती है और मार्केट के अंदर जो है पोल्ट्री की डिफरेंट नेम से अवेलेबल है, वो आप ले सकते हैं, जिसके अंदर जो यीस्ट अवेलेबल होती है सैक्रोमाइसिस, वो भी इसके अंदर यूज़ करवा सकते हैं। तो ये सारी प्रोबायोटिक्स के अंदर आती हैं जो कि जो गट फ्लोरा है उसको इम्प्रूव करेंगी। और तीसरे नंबर पे आता है एंजाइम्स हैं, जिसके अंदर लाइजोजाइम्स यूज़ करते हैं, जो कि हम एज आप कह सकते हैं किसी हद तक एंटीबायोटिक्स के तौर पे एक्ट करते हैं। और जो क्योंकि बाज़ का जो है मोर्टेलिटी रेट वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के वजह से इंक्रीज़ हो रहा होता है और हम इस डिज़ीज़ के अंदर एंटीबायोटिक्स यूज़ नहीं करवा सकते, क्योंकि अगर हम एंटीबायोटिक्स इस डिज़ीज़ में यूज़ करवाएंगे तो मोर्टेलिटी रेट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा।
ठीक है। और इसलिए हम इसके अंदर एंजाइम्स यूज़ करते हैं जो डिफरेंट बैक्टीरिया को किल करते हैं और जो मोर्टेलिटी रेट है उसको ड्रॉप करते हैं। इसके साथ ही अगर हैवी इन्फेक्शन है इकोलाई का जो कि मोर्टेलिटी रेट को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है, तो इसके लिए हम जो है वो रिसेंटली एक नई चीज़ आई है जिसे कहते हैं बैक्टीरियोफेज, जो कि वायरस होता है लेकिन वो बैक्टीरिया को किल करता है और ये बैक्टीरिया वाइस स्पेसिफिक होते हैं वायरस। तो इसलिए हम इसके अंदर यूज़ करवाएंगे बैक्टीरियोफेज जो कि फ्यूचरिस्टिक सी के नाम से अवेलेबल है मार्केट के अंदर। ये इकोलाई के लिए स्पेसिफिक है। इसके साथ ही जो है हम एनसिड्स यूज़ करवाएंगे जिसके अंदर आइबुप्रोफिन है, पैरासीटामोल है, कीटोप्रोफिन है और दूसरे मार्केट में भी अवेलेबल है, वो भी यूज़ करवा सकते हैं। तो इसके लिए हमें इसको ध्यान से यूज़ करवाना है, क्योंकि अगर हम एक्सेसिवली इसका यूज़ करेंगे एनसिड्स का तो ये क्योंकि ऑलरेडी जो है इंटेस्टाइन के अंदर हेमरेजेस प्रेजेंट है, अल्सर्स प्रेजेंट है और जो इन्फ्लेमेटरी एंटी इन्फ्लेमेटरी जितनी भी ड्रग्स हैं ये सारी जो है अगर हम एक्सेसिवली यूज़ करवाएंगे और डोज का ख्याल नहीं करेंगे तो ये है कि ये भी उसका जीआईटी के अंदर अल्सर्स काज कर सकती हैं और डिजीज़ को मज़ीद सीवियर कर सकती हैं। इसलिए इसके हमने ध्यान से यूज़ करवाना है इसको। इसके साथ जो चीज़ हम यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे विटामिन ए डी ई के साथ ही जो है वो हम यूज़ करेंगे विटामिन ई सेलेनियम, जो कि ई सेल के नाम से और डिफरेंट नेम से मार्केट के अंदर अवेलेबल है। इसके अंदर विटामिन ई और सेलेनियम है जो कि इसकी इम्यूनिटी को, सेलुलर इम्यूनिटी है उसको काफ़ी ज़्यादा बूस्ट अप करती है। इसके लिए हम ये यूज़ करवाएंगे लाजमी तौर पे। इसके साथ ही हम यूज़ करवाएंगे न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स का कम्बिनेशन। ये बेसिकली अमाइनो एसिड्स ही हैं लेकिन ये डिफरेंट जो सेल डैमेज हो रहे हैं उसकी रिपेयरिंग के अंदर बड़े अच्छा हेल्प करेंगे ये। इसके लिए मार्केट के अंदर एक बड़ी अच्छी प्रोडक्ट यूज़ हो रही है, वो है सेलिनोवाई के नेम से आती है। इसके अंदर सेलेनियम भी है, न्यूक्लियोसाइड्स भी हैं, न्यूक्लियोटाइड्स भी हैं, ये हम यूज़ करवाते हैं। इसके साथ ही हम जो है वो यूज़ कराएंगे विटामिन सी का जो कि 10 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से यूज़ करवाएंगे और साथ ही ग्लूकोज ऐड करवाएंगे, वाटर में ऐड करवा सकते हैं। ये हम 10 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से या फिर ब्लड की हालत को देख के हम इसकी डोज भी एडजस्ट करेंगे। इसके साथ ही अगर रेस्पिरेटरी इश्यूज चल रहे हैं आपके शेड के अंदर न्यूकासल डिजीज़ की वजह से, इसके अंदर आप एसेंशियल ऑयल्स का इस्तेमाल करवाएंगे। एसेंशियल ऑयल्स के अंदर हमारे पास पाइन ऑयल्स आते हैं, इसके साथ यूकलिप्टस ऑयल आता है, इसके अंदर पेपरमिंट ऑयल आता है हमारे पास और किसी हद तक इसके अंदर मेंथोल भी ऐड होता है और लिकोरिस का एक्सट्रैक्ट भी मिलता है इसके अंदर। तो इसको हम कहते हैं एसेंशियल ऑयल्स। ये एसेंशियल ऑयल्स बेसिकली जो है लोकली बड़ा अच्छा एक्ट करते हैं और जो उसके जो सांस की नाली या ट्रैकिया उसके अंदर इन्फ्लेमेशन है उसको फौरी तौर पे कम करते हैं, कूलिंग इफेक्ट देते हैं ये। तो ये जो है इन्फ्लेमेशन को बहुत जल्दी रिड्यूस करते हैं और ब्लड को एक सूथनिंग इफेक्ट देते हैं, एक ब्लड को रिलीफ मिलता है। ऑनियन और गार्लिक का यूज़ करवाएंगे जिसे हम प्याज और लहसुन भी कहते हैं। अंदर जो लहसुन की डोज़ है वो बनती है कि आपने जो 4 क्लोव्स मतलब 4 जो उसके टुकड़े होते हैं लहसुन के, वो आपने 3 लीटर पानी के अंदर क्रश करके डालने हैं। और अगर हम प्याज की बात करें तो ये आपने 3 kg इसको चॉप करना है, ऑनियन को जो हम कहते हैं कि प्याज के छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। इसको आपने 1000 ब्लड के लिए आप यूज़ करवा सकते हैं इसको। तो अगर आप इससे डोज़ को एक्सेस करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे डोज़ को, तो वो ब्लड को नुकसान देगी, तो आपने इसी डोज़ के लिहाज से यूज़ करवाना है। मैं दोबारा एक चीज़ को रिपीट कर दूं कि इस डिज़ीज़ के अंदर एनडी या न्यूकासल डिजीज़ या रानीखेत के अंदर आपने एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है ट्रीटमेंट के अंदर कि इस केस के अंदर आपने कभी भी एंटीबायोटिक्स का यूज़ नहीं करना, और अगर हम इसके अंदर एंटीबायोटिक्स यूज़ करेंगे तो मोर्टेलिटी रेट है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि इस डिज़ीज़ को किस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें जो है वैक्सीन है। तो इसके अंदर बात करते हैं कि डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ फॉर वैक्सीनेशन, ये वैक्सीन के अंदर कौन से स्ट्रेन ऑफ वायरस की जो यूज़ होती हैं। तो उसके अंदर सबसे पहले हिचनर्स B1 है जो वैक्सीन के लिए यूज़ हो रहा है। उस दूसरे नंबर पर लेसोटा का B1 और F है जिसे हम क्लोन लेसोटा भी कहते हैं, VD और GA, और चौथे नंबर पे है मुक्तेश्वर जो मिजोजेनिक स्ट्रेन है। ये 4 तरह की वैक्सीन है जो स्ट्रेन है ये यूज़ होते हैं वैक्सीन के लिए। अब वैक्सीनेशन की जो टाइप्स हैं वो हैं, इसके अंदर 4 तरह की वैक्सीन इस्तेमाल होती हैं। सबसे पहले होती है एनडी और आईबी कंबाइन फॉर्म में होती है, दूसरे नंबर पे होती है एनडी क्लोन, और तीसरे नंबर पे एनडी किल्ड होती है, और चौथे नंबर पे होती है एनडी लसोटा। ये 4 तरह की वैक्सीन इस्तेमाल होती हैं एनडी की प्रिवेंशन के लिए, और हमने इन चारों को यूज़ करके हमने प्रिवेंट करना होता है डिजीज़ को अपने शेड के अंदर आने से। अब वैक्सीनेशन के अंदर जो है सबसे पहले एक जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आपने सबसे पहले लाइव वैक्सीन करनी होती है, क्योंकि जो लाइव वैक्सीन है वो जाते ही रिसेप्टर को ब्लॉक कर लेती है और जो वायरस है उसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। तो ये है कि जब लाइव वैक्सीन जो है वो रिसेप्टर को ब्लॉक कर लेगी तो स्ट्रीट वायरस जो है उसको मौका नहीं मिलेगा कि वो रिसेप्टर को बाइंड करे और डिजीज़ काज करे। तो सबसे पहले हमने इसको लाइव वैक्सीन करनी है। अब हम बात करते हैं वैक्सीनेशन के स्केड्यूल के ऊपर।
एनडी के लिए, तो सबसे पहले आपने 0 या 1 डे के ऊपर या पहले 3 दिन के अंदर अंदर आप सबसे पहले ND-IB का आई ड्रॉप करेंगे। एक कतरा आप आँख के अंदर डालेंगे। उसके बाद 10 दिन बाद आप उसके अंदर एंडी-लेसोटा या एंडी-क्लोन पानी के अंदर पिलाएंगे उसको। और 15 दिन के ऊपर आपने एंडी-किल्ड का इंजेक्शन लगाना है, सबकट। जो इसके अंदर जो लाइव वैक्सीन है वो रिसेप्टर को कवर करेगी और स्ट्रीट वायरस को मौका नहीं मिलेगा बीमारी काज करने का। जो किल्ड वैक्सीन हम लगाएंगे सबकट 15 दिन के ऊपर, ये इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे लगाएंगे कि इम्यूनिटी इससे काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो जाती है किल्ड वैक्सीन लगाने के लिए। और किल्ड वैक्सीन का ये फ़ायदा है कि इससे जो वैक्सीन जो इम्यूनिटी बनती है वो लॉन्ग लास्टिंग बनती है। और जो आपने एंडी-लेसोटा या एंडी-क्लोन करनी है वो आपने एंडी-लेसोटा को आपने हर महीने बाद आपने वैक्सीन करनी है। 30 से 40 दिन बाद आप वैक्सीन लाजमी करनी है, लाइव वैक्सीन, ताकि इनका टाइटर है जो वैक्सीन जो इम्यूनिटी का वो बना रहे। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनडी के रानीखेत के फील्ड केसेस के ऊपर। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो बर्ड है वो उसकी नेक के अंदर आपको, बॉडी के अंदर आपको एक जर्क फील हो रहा होगा कि वो बिल्कुल अनकॉन्शियस है और उसकी जो नेक के अंदर है आपको एक झटका सा फील हो रहा है, ये बार बार इस तरह के झटके ले रहा है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो मोर है वो ओपिस्थोटोनस कंडीशन के अंदर है। इसकी जो नेक है वो बिल्कुल जिस्म के साथ लगी हुई है, तो इस कंडीशन को कहते हैं ओपिस्थोटोनस। तो ये एनडी का एक जो नर्वस फॉर्म है उसका एक साइन है जिसको हम कहते हैं कि इसके अंदर रानीखेत बीमारी आ गई है।